जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आपका अभी तक बीएसएससी कार्यालय परिचारिका तैयारी नहीं हुआ है या अभी तक आपने बीएसएससी कार्यालय परिचारिका कुछ नहीं पढ़ाई किया है तो आज का यह क्लास आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जीके, मैथ, हिंदी ये तीनों से मिश्रित प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। मतलब यहां से आपको पता चलेगा बीएससी कार्यालय परिचारी में कैसे प्रश्न देखे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से आप अपना तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर कर दें, यह बीएससी कार्यालय परिचारी में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना प्रश्न पूछे जाते हैं? 4-5 यानी 5-6 प्रश्न में यहाँ पर लिख दिए। संभव मतलब संभावतः हम लोग कह सकते हैं, लगभग में कह सकते हैं 5-6 प्रश्न आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में संविधान से देखा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, कोई बच्चा कहेंगे कि सर 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं बात है बाबू। 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बन गया तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मतलब आपकी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि संविधान को भारत में कब लागू किया गया या भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में और एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में जो टोटल समय लगा, याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। और कब तक बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और इसको पूरे देश में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसको बनने में टोटल समय लगा है 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे में 14 फरवरी को क्या हुआ था? कोई बच्चे को याद आ रहा है? तो 14 फरवरी ढेर बच्चे बोलेंगे सर वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। वेलेंटाइन डे, तो ऐसा बात नहीं है। 14 फरवरी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। 1 मिनट, 14 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं हम लोग? ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। ब्लैक डे कहने का मतलब है 14 फरवरी को अगर याद है तो पुलवामा अटैक हुआ था। क्या हुआ था? पुलवामा अटैक 14 फरवरी को ही हुआ था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पुलवामा अटैक कब हुआ था? तो 14 फरवरी को हुआ था। या ब्लैक डे कब मनाते हैं? तो 14 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब 30 जनवरी की बात करेंगे तो 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को हमारे महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हमारे महात्मा गांधी जी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हमारे महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। और हत्या किसने किया था? ऐसे मृत्यु नहीं हुआ था, महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था। गोली किसने मारा था? आपके एग्जाम में हो सके तो पूछ देता है, नाथूराम गोडस। किसने गोली मारा था? नाथूराम गोडस ने गोली मारा था। क्लियर है? अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में दिवस से पूछा जाता है, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। जैसे में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को हो गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को हो गया। ब्लैक डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को हो गया। अब 15 जनवरी को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 15 जनवरी को हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं?
भारतीय सेना दिवस मनाते हैं या भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं? ठीक है, भारतीय सेना दिवस या भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर आपका हिंदी का प्रश्न आ गया। अभी हम आपको बोले कि सारा आपको मिक्स प्रश्न हम बतवाएंगे। क्या बताएंगे? मिक्स प्रश्न, जिसमें आपको हिंदी, मैथ एवं जीके तीनों मिक्स प्रश्न, इसके बाद आपका मैथ आएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग करेंगे तो ज्यादा हमका संभावना है कि सब चीज को हम पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, जैसे में हम सिर्फ आपको जीके करवाएंगे तो जीके सिर्फ पढ़ पाएंगे, यहाँ से आप जीके मैथ हिंदी तीनों का रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हिंदी में आपका ऐसा सवाल पूछा जाता है, देख लीजिएगा। अविरल शब्द का सही अर्थ क्या है? अविरल, सॉरी, अविरल शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर रुक रुक कर हो जाएगा, तो जो कि बिल्कुल गलत है। रुक रुक कर नहीं होगा। अविरल मतलब वो नहीं, किसी से नहीं रुक रहा है। अविरल का मतलब वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बिदल मतलब वो लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी लगातार हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। अब बिदल शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लगातार हो जाएगा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप ये प्रश्न सही कर देते हो तो 1 नंबर आपका कंफर्म है। ऐसा एक प्रश्न, अर्थ से एक प्रश्न आपके हिंदी में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद हम लोग मैथ को देख लेते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। किसी संख्या का 20% बराबर 50 हो तो संख्या क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन बना देते हो तो। जिस जिस बच्चे को आ रहा है, मतलब पहले मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो में आपको 50 मिक्स क्वेश्चन बताएंगे जीके हिंदी मैथ से। ठीक है, मतलब तीनों आपका मिला जुला रहेगा, जिसमें आपको कम से कम 33 के आसपास सही कर देते हो तो यकीनन मानो कि आपका बीएसएससी कार्यालय परिचार में क्या होगा? सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा आपने कितना प्रश्न को सही किया। तो ये प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। किसी संख्या को कह रहा, तो संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अल्फाबेट का कोई भी लेटर, एबीसीडी का आप कोई भी लेटर मान सकते हैं, या मैथ में आपका दिया हुआ है कि आप कोई भी लेटर को मान सकते हैं। तो कोई संख्या कह रहा है तो उसको मान लेते हैं, ज्यादातर हम लोग एक्स मानते हैं। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। 20% क्या हो गया? 20% मतलब 20 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20% का मतलब है 20 बटा 100 हो जाएगा, बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा यस गुरुजी समझ में आ गया। ठीक है, देखिए फिर से, किसी संख्या है तो कोई संख्या को एक्स मान लेंगे। का मतलब क्या होता है? गुना हो जाता है। 20% तो 20/100 हो जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है, यानी 20% मतलब 20/100। अब बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब आप इसको काटने का नियम क्या है? तो आप आमने सामने काट सकते हैं, तिरछा तिरछी नहीं काट सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दो से तो दो कटेगा नहीं, दो से पांच तो नहीं, सिर्फ एक जीरो से एक जीरो कटेगा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें गुना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x। क्या आएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया है तो 2x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ये नियम है आपका। यहाँ से आपका तिरछा तिरछी गुना होगा तो 2x बराबर 500। 2 से 500 काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 250 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 250 बार में कटेगा। तो x बराबर निकालिएगा तो 250 आ जाएगा। x बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। वह संख्या क्या होगा? तो 250 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 4 नंबर सवाल है जो कि आपका फिर से जीके का आ गया है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ठीक है, उससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा। अगर आपका अभी तक तैयारी नहीं हुआ है तो यह ऐसा चैनल है जो आपका तैयारी भरपूर कर देगा। अभी एग्जाम का मार्च अप्रैल इसका संभावना बताया जा रहा है, तो इतना में आपका हम बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे, आपका रिजल्ट हो सकता है। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैनल आपका ही है, आपका बड़ा भैया की तरह है, जो आपका साथ पीछे खड़ा रहेगा, जो आपका हर रोज आपका रिवीजन करवाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर डेली आपका क्लास आता है। तो देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से यानी राष्ट्रपति चुना चुना जाता है ना, मतलब निर्वाचन का मतलब वही चुना जाना,
ना, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति चुना जाता है? तो आपका अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद क्या है? 52 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है अनुच्छेद 52 के तहत, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता आपके एग्जाम में और भी प्रश्न बनता है, जैसे में संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, जिसमें 52 अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 32 में बात करेंगे, तो अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में संविधान को आत्मा मतलब पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी सवाल बनाता है, अनुच्छेद जो आप लोग 370 पढ़े होंगे, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 के बारे में आप लोग जानकारी लिए होंगे। तो जो 370 है, यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये नरेंद्र मोदी ने आपका लागू किया था, ठीक है। आपको याद होगा, इसके बारे में कुछ तो जानकारी होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या आ जाता है? हिंदी आ जाता है। खूब मिक्स प्रश्न है, जो जो प्रश्न आपको आए आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है। जिसका अंत ना हो उसके लिए सही शब्द क्या है? जिसका अंत ना हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका अंत ना हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? सीमित होगा, बताइए। तो नहीं, सीमित नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका अंत ना हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? ये वाला प्रश्न पता होगा। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। जो स्थिर ना हो, जो स्थिर ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थिर बोलेंगे, याद रखिएगा। जो स्थिर ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो स्थिर ना हो, जो स्थिर ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थिर बोलेंगे, मतलब अस्थिर बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, 6 नंबर सवाल है, जो कि मैथ का आपका दिख रहा है यहाँ पर, देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मैथ में। ऐसा एक अनुपात और अनुपात से 1 नंबर आपका कन्फर्म है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। यह प्रश्न आने का 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा। उससे पहले अगर आपका अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले क्लास पता चले, तो अभी हम आपको अपना नंबर देंगे, उसको ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पहले ये क्वेश्चन देखिए, मैथ काफी इंपॉर्टेंट है। 3:5 बराबर 27 है। 3:5 बराबर क्या है? 27 है। और अनुपात में एक्स है, तो एक्स का वैल्यू यानी एक्स का मान पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उससे पहले मेरा दो बातों को यहाँ पर क्लियर कीजिए। अनुपात जो है, इसे क्या है? अनुपात का जो मतलब होता है, बट्टा होता है। क्या होता है? बट्टा होता है, याद रखिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। और कहीं पर आपका 4 बिंदु दे दे, इस प्रकार से दे दे, उसका मतलब क्या होता है? समानुपात होता है। उसका मतलब क्या होता है? समानुपात होता है, याद रखिएगा। समानुपात होता है, ठीक है। तो आगे आ जाइए। 3:5 बराबर 27:1 है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो 3:5 है, तो इसको हम 3 अभी, और अनुपात का मतलब क्या बताएं? बट्टा, तो बट्टा 5 कर देंगे, होगा। 3:5 को हम लोग 3/5 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बराबर में आपका 27:1 है, तो 27 बट्टा क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। अभी हम आपको सारा क्लियर कर दें, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ठीक है। आगे, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपको नियम समझाएं कि 3 से 27 आप काट सकते हैं। 3 से 27 कितना बार में कटेगा? 9 बार में। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स में इतना से गुना होगा, एक्स बराबर 9 × 5 आपका कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जो आपका एक्स का मान पूछ रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, यस गुरुजी हमको समझ में आ गया। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, लिखिए फटाफट, यस गुरुजी समझ में आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है? ये जो क्वेश्चन है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी से ही संबंधित प्रश्न है, और यह आपके एग्जाम में आने का 99% चांस बन रहा है कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जो योजना आयोग है उसके स्थान पर किस संस्था का नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का नाम रखा गया है। कौन सा आयोग का नाम रखा गया है?
नीति आयोग का नाम रखा गया है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑलरेडी राइट हो जाएगा। योजना आयोग पहले इसका नाम था और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। याद याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में काम आ सकता है। वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में सवाल बनेगा कि जो योजना आयोग है इसका स्थापना कब हुआ है। जो योजना आयोग है उसका स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा इसका स्थापना आपके अगर एग्जाम में दे दे तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अब इसका हम लोग बात करें कि इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ, तो इसका कोई अध्यक्ष उध्यक्ष तो होता होगा ना। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए। तो जब 15 मार्च 1950 से लेकर 2014 ईस्वी तक यह योजना आयोग चला था, यानी 2014 ईस्वी में इस योजना आयोग को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कोई कमी आया होगा, कोई गिरावट आया होगा, उसके कारण यह 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 2014 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर 2015 ईस्वी में 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसी संस्था को, योजना आयोग को ही उसका सिर्फ नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया और फिर से आपका नीति आयोग चलाया गया। क्या चलाया गया, नीति आयोग चलाया गया। अब आपके एग्जाम में पूछेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए कमेंट में, ठीक है। 8 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आप लोग कमेंट में देंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का। सम्मान बढ़ना होगा, किसी का नाक कट गया मतलब उसका इज्जत चल गया, मतलब क्या हो गया, अपमान होना। नाक कटना का मतलब क्या होता है, अपमान होना होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपमान होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अपमान होना हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 नंबर सवाल आपका मैथ का है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। 15 और 20 का एचसीएफ क्या होता है, 15 और 20 का एचसीएफ क्या होता है। हालांकि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एचसीएफ एंड एलसीएम से प्रश्न पूछे जाते हैं। एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता। मैं पहले आपको पहले क्लियर कर दूं, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब आप बोलिएगा सर कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे 3/4 हो गया, 5/6 हो गया। अब इसका कहेगा कि इसका भिन्न का लसा बताइए, इसका लसा बताइए, इसका लसा कैसे निकलेगा। तो अब आप लोग कहिएगा सर तो हम तो सीधा बनाए हैं, 3/5 का बट्टा वाला नहीं लसा आता है हमको। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। जब भी लसा निकालने के लिए कहे, मेरे बात को पहले ध्यान से गौर से सुनिए। जब भी लसा निकालने के लिए कहे तो ऊपर वाला का लसा निकाल दीजिए। जब भी लसा निकालने के लिए कहे, ऊपर वाला यानी अंश को ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, तो ऊपर वाला संख्या को क्या निकाल देंगे, लसा निकाल देंगे, और नीचे वाला संख्या को अपोजिट कर देंगे, उसका क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, अगर लसन निकालने के लिए कहे, लसन निकालने के लिए कहे तो ऊपर वाला संख्या को लसन निकाल देंगे और नीचे वाला संख्या को क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे। अगर मसा निकालने के लिए कहे, अगर मसा निकालने के लिए कहे तो ऊपर वाला को मसा, जो निकालने के लिए आपको कहे वह ऊपर वाला कर देना। लसा कहे तो ऊपर वाला को, मसा कहे तो ऊपर वाला को। बात क्लियर है। अपोजिट उसका नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला को मसा निकालेगा तो नीचे वाला को क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। अब इसको हम लोग समझ जाते हैं। मान लीजिए कि इसका लसा निकालना है, क्या निकालना है, लसा। तो ऊपर वालों को लसा निकालेंगे। 3/5 का लसा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो नहीं लगेगा, तो 3×5 15 इसका एलसीएम होगा, 15 एलसीएम होगा। और 4×6 का उसका अपोजिट निकालेंगे, मसा। तो 4×6 का मसा निकालेंगे तो हमारा आएगा 2, सही है ना, 2 मसा आएगा। तो 15/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15/2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर वो तो ऑप्शन के हिसाब से, अगर दशमलव में दे रहा है तो इसको दशमलव में चेंज कर देंगे 7.5 बार में, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर आपका सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है। तो अब बाबू आप लोग कहेंगे सर धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक राज्य भी कहा जाता है, समाजवादी राज्य कहा जाता है। लेकिन संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें आप प्रस्तावना सुने होंगे, संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक
गणराज्य, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे सभी को मतलब मान लीजिए कि 2 गो यहाँ पर 3 गो बेस्ट ऑप्शन दिया है, तो जो बेस्ट रहेगा हम उसी को ना चुनेंगे। मान लीजिए कि आपको हम मान लीजिए यहाँ पर एक जलेबी दे रहे हैं, ठीक है? एक जलेबी खाने को दे रहे हैं, एक गुलाब जामुन दे रहे हैं और एक समोसा दे रहे हैं। तो आप लोग किसको खाएँगे? गुलाब जामुन को, वही सबसे जो बेस्ट रहेगा उसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे जो बेस्ट होगा, अगर आपकी एग्ज़ाम में मान लीजिए कि सेम यही हूबहू प्रश्न आ जाता है, तो आपको क्या सही करना है? तो आपको बी आँख मूंद कर सही मार देना है। बी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए, संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको इस संविधान के प्रस्तावना में इसको वर्णित किया गया है भारत को, ठीक है? याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में आएगा। अनुशासन शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, 100% आपके एग्ज़ाम में उपसर्ग एवं प्रत्यय से क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल आप अगर उपसर्ग प्रत्यय को समझ जाते हैं तो 1 नंबर आपका कन्फर्म है। तो समझना है तो यहाँ पर समझिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? तो याद रखिएगा, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे आए, जो शब्द के आगे आए उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पर अनुशासन की बात हो रहा है। अनुशासन में आपका उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब उ, तो आगे वाला, उ तो मतलब आगे वाला, तो अन्नु, अन्नु प्लस में शासन, तो अन्नु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रत्यय की बात करेगा, इसमें प्रत्यय पूछेगा कि अनुशासन में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा आपके हिसाब से हो जाएगा? शासन। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शासन। ठीक है, आगे आइए। स्क्वायर रूट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है? इससे बहुत ही टफ लेवल का प्रश्न बनेगा। जैसे मैं अभी आपको काट कर इसको बताता हूँ, देखिए कैसा प्रश्न बनेगा। जैसे में सीधा आपका 1681 रहेगा, बराबर में व्हाट लिखा रहेगा, और नीचे आपका ऑप्शन रहेगा 41, जो 42, 43, इसी प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा। इसी प्रकार से आपको मैथ में 1 नंबर 1 क्वेश्चन मिलता है, तो ठीक है? तो ऐसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? मतलब यहाँ पर 1641 का 81, सॉरी, 1681 का आपका वर्गमूल पूछ रहा था। 1681 का वर्गमूल कितना होता है? 41 होता है। और यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं हमको याद है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और 41 का वर्गमूल कितना होता है? 1681 होता है। ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। भाग विधि से अगर निकालने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, तभी आपको निकालने आता है, ठीक है ना? आगे चलिए। 13 नंबर सवाल है, आप लोग को जवाब देना है। देखिए, आप लोग भी जवाब दीजिए, मैं लास्ट में पूछूंगा आपने कितना प्रश्न सही किया, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। भारत का जो राष्ट्रीय नदी है, क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए तो फटाफट कमेंट में क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? बिल्कुल ऐसे ही जवाब आना चाहिए। मोहन आ रहा है जवाब, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय नदी है कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर गंगा हो जाएगा। और आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो यमुना नदी है। आपके एग्जाम में पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी है, याद रखिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी है, याद रखिएगा। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपकी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? बताइएगा। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के, पूरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी सवाल बनेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एक बार फिर से हम लोग क्लियर कर लेंगे। उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है? आपकी एग्जाम में इसका लंबाई पूछ दे तो इसका लंबाई आपका कितना होता है? 2525 किलोमीटर होता है। इसका लंबाई कितना होता है? गंगा नदी की लंबाई कितना होता है? 2525 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है? 14 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। पुस्तकीय शब्द का एक वचन क्या होगा? पुस्तकीय शब्द का एक वचन क्या होगा? याद रखिएगा। पुस्तकीय शब्द का जो एक वचन होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा। पुस्तकीय शब्द का जो एक वचन होगा वो आपका क्या हो जाएगा?
पुस्तक हो जाएगा, पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, ठीक है, पुस्तक हो जाएगा, याद रखिएगा। एक वचन जैसे पुस्तक है तो आपका बहुत बहुत वचन है, यानी बहुत सारा पुस्तक है, तो उसका एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब आपका आना चाहिए और आपकी तैयारी यहाँ से ही पूरी होगी, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है, BSSC, BSSC लिखकर मैसेज करना है। इधर से आपके पास ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, क्या जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जुड़ जाते हैं तो आपके ही फायदा है, वहां पर जो भी वैकेंसी आता है सब आपको पता चलेगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना है, 800 रुपया है, किसी वस्तु किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना है, 800 रुपया है, और विक्रय मूल्य कितना है, 920 रुपया है। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 920 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, एक नंबर यहाँ से आपका कंफर्म है। अगर आप इसे बनाना सीख जाते हैं तो एक नंबर आपका यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो लाभ कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कीजिएगा तो आपका लाभ निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। तो लाभ निकलेगा तो 920 में से 820 घटाइएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा, क्लियर है। 920 में से 820 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 920 जाएगा तो 120 आ जाएगा। लाभ हमारा कितना हुआ, 120 हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर हम फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ मेरे बातों को सुनिएगा और दिमाग में फिट कीजिएगा। लाभ प्रतिशत वाला जो फॉर्मूला होता है, लाभ है, लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, लाभ लिख दिए गुना 100, लाभ गुना 100, तो लाभ 120 है, 120 लिख दिए गुना में 100। अब बट्टा में आपका क्रयमूल, क्रयमूल आपका कितना है, 800 है, 800 बट्टा में लिख देंगे, क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर तो यहाँ तक तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से 800 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 100 से 800 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 8 से 120 बार, 120 कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, यानी 15% इसका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। आप कोई बच्चों को दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, यस गुरुजी मुझे समझ में आ गया, ठीक है। एक बार कमेंट कीजिए, अगर यह प्रश्न आपको बनाना आया तो एक बार कमेंट कीजिए कि यस गुरुजी यह प्रश्न को हम बना देंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे, एक बार कमेंट में जरूर करेंगे, ठीक है। आगे आइए, 16 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ, ये जो क्वेश्चन है सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी को टारगेट करता है, सीधे आपकी एग्जाम में छपता है यह प्रश्न, ठीक है। तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ है बाबू याद रखिएगा, यानी बिहार एक अलग राज्य कब बना था, तो याद रखिएगा 22 मार्च, पूरी डेट की हम लोग बात कर लेते हैं, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य कब बना था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसको याद रखिएगा, बिहार एक अलग राज्य कब बना था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सीधे छपेगा। तो यहाँ पर सिर्फ डेट दिया है 1912। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो 22 मार्च है, जो 22 मार्च है, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं बता सकता है कोई बच्चा, बिहार दिवस क्यों मनाते हैं 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को बिहार एक अलग राज्य बना था। मतलब कोई भी चीज एक अलग होता है तो उसका स्थापना हो जाता है, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। 1936 वाला तो आपको पता है कि बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे तो वीडियो काफी लंबा होगा, हम लोग सभी प्रश्न को देखना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे, आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। हिंदी का प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, परिश्रम शब्द का विलोम पूछ रहा है, परिश्रम शब्द का उल्टा क्या होगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, परिश्रम करना यानी मेहनत करना, ये तो इसका क्या हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। परिश्रम का मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा जो होगा क्या हो जाएगा, मेहनत तो इसका हो जाएगा, मेहनत इसका हो जाएगा, श्रम भी इसका हो जाएगा, प्रयास भी हो जाएगा, उसका उल्टा जो होगा आलस करना होगा। कोई बच्चा परिश्रम कर रहा है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज ताकि आपको अट्रैक्टिव दिखे। चलिए
अगला नंबर सवाल है 18 नंबर सवाल है, 1 नंबर यहाँ से कंफर्म कीजिएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ से हम आपको बताना बनाना सिखा देते हैं। 2 से 4 बढ़ रहा है, 2 से कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है, 4 से 8 बढ़ रहा है, 8 से कितना बढ़ रहा है? 16 बढ़ रहा है। तो अगला पद क्या होगा? तो 2 के बाद 4 आया, तो इसमें कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 से 8 तो 4 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, मतलब दुगना होता जा रहा है। मतलब 8 है तो 8 ऐड हो रहा है, 4 है तो 4 ऐड हो रहा है, तो 16 है तो कितना ऐड होगा? 16 ऐड होगा। तो 16 प्लस में 16 बाबू कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ये जीके का प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं? यूपी बोलते हैं। याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता रहे हैं, यहाँ की आबादी लगभग 11 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। यहाँ पर अभी 21 में जनगणना हुआ था, उसका उसके हिसाब से आपका दूसरा है। ठीक है, चलिए। तो यूपी का सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या, भारत में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या है। याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। आपके एग्जाम में पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, ऐसा एक प्रश्न पूछेगा। और एक आप तो देख रहे हैं सामने, आपके सामने है। क्षेत्रफल से भी हम लोग बात कर लेते हैं, एरिया के हिसाब से भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है। याद रखिएगा। बिहार एक अलग अति पिछड़ा राज्य है। ठीक है, आगे आइए। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाथ मल्ला मुहावरे का अर्थ क्या है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए हाथ मल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। देखिए, मन में सोचने से नहीं होगा। अगर आप इसका जवाब देते हैं, जानते हैं, तो कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, और एक शायरी है जो आपको मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा। ठीक है, सुनिएगा, सुनिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट शायरी है। अगर आप देखिए, मम्मी पापा के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको दिन और रात नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का अगर फॉर्म डालें तो इसका हम कंपटीशन बता देते हैं, कितने बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है। तो कंपटीशन यहाँ लगभग 20 लाख प्लस, ये तो हम कम बता रहे हैं, 20 लाख प्लस इसका बच्चों ने फॉर्म डाला है। ठीक है, 20 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, मतलब आप 20 लाख बच्चों में हैं। 20 लाख बच्चों में आप कैसे निकलिएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं होगा, आपको घर पर भी मेहनत कीजिए, दिन रात आपको नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप सच में माँ बाप के सपने के प्रति साकार होना चाहते हैं तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। और जो हम क्लास करवाते हैं उससे आप रिवीजन कीजिए, हम नहीं, आप कहीं से भी रिवीजन कर सकते हैं। और घर पर जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं संभव है। देखिए, घर पर जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट ना होने के बराबर है। देखिए, हम तो रिवीजन आपको करवा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे, लेकिन जब आप घर पर उसको देखिएगा नहीं, याद नहीं कीजिएगा, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो आप याद कीजिएगा। और सच में माँ बाप के सपने के प्रति आप साकार होना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। और चैनल को क्या कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह ऐसा चैनल है जो कि आपको डेली पढ़ाई करवाएगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, हाथ मल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? याद कीजिएगा, हाथ मल्ला मतलब आप पछता रहे हैं। जैसे नहीं कोई कहता है कि हाथ मल रहे हैं, मतलब हम पछता रहे हैं, पछताना हो जाएगा। हाथ मल्ला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। अभी स्क्वायर रूट वाला आपको ऊपर क्वेश्चन बताए थे, तो 7 का वर्गफल पूछ रहा है, यानी उसका वर्ग पूछ रहा है। 7 का वर्ग पूछ रहा है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाता है? 49 होता है। हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि कैसा कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। जैसे में 1681 दे देगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आपके स्क्वायर रूट से आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
22 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो याद रखिएगा, इससे पहले हम आपको क्लियर कर दें, आपके संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है। संविधान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। मौलिक अधिकार की बात कराए तो भारत के संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। 23 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। सत्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हिंदी का सवाल है और 1 नंबर यहां से आपका कंफर्म है। सत्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सत्य को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? असत्य तो नहीं बोल देंगे, सत्य उसका उल्टा हो जाएगा, कपट तो उसका उल्टा होगा, छल उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसका पर्यायवाची यानी उसका समान अर्थ क्या होगा? यथार्थ हो जाएगा। सत्य यानी यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। आगे आ जाइए, 25 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। सॉरी, जीके में आपका ऐसा एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला और काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भारत का आपका पहला राष्ट्रपति जो होगा, याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर उपराष्ट्रपति की बात करेगा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मिसाइल मैन के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। अब भारत के पहला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के क्या है? पहले राष्ट्रपति है। ठीक है, याद कीजिएगा। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर चारों ऑप्शन को हम बारी बारी से समझा दिए। अगर यहाँ से प्रश्न भी बनता है तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नो डाउट। एक बार कमेंट में बताइएगा कोई डाउट है आपको क्या? एक बार बताइए, नो डाउट लिखिए तो फटाफट आप लोग एक बार कमेंट में नो डाउट, नो डाउट, GHT, नो डाउट आपको है, कोई डाउट नहीं है, एक बार कमेंट में लिखिए। ठीक है, 26 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, अल्प शब्द का विलोम क्या होगा? अल्प शब्द का जो विलोम होता है उसका उल्टा होता है। अल्प का मतलब थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका उल्टा अधिक हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 27 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपता है। 60 का 25% कितना होगा? 60 का 25% कितना होगा? तो 60 का मतलब क्या होता है? गुना। 25% मतलब क्या होता है? 25 बट्टा क्या होता है? 100 होता है। 25 से 100 कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 4 से 60 कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। इसका राइट आंसर जो आएगा कितना आएगा? 15 आएगा। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत इजी लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 28 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिएगा, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था नई दिल्ली में। याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब पहली बैठक हुआ था नई दिल्ली में, जब पहली बैठक हुआ था, तो याद रखिएगा जो पहली बैठक जो हुआ था नई दिल्ली में, उसी में आपका दो अध्यक्ष बनाया गया था। कितना अध्यक्ष बनाया गया था? दो अध्यक्ष बनाया गया था। एक आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और दूसरा क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका क्या हो जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हम आपको करवाएं। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि 1947 ईस्वी से अपने पद पर कार्यरत थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक, संविधान का पिता या संविधान किसने लिखा? B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। ठीक है, आगे आइए।
29 नंबर सवाल है, लुकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लुकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, लुकोक्ति का जो अर्थ होता है, लोकों में प्रचलित कहावत होता है। क्या होता है? लोकों में प्रचलित कहावत होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लुकोक्ति का अर्थ क्या है, ये संभावना है कि आपके एग्जाम में आएगा, तो याद कीजिएगा लोक में प्रचलित कहावत होता है। ठीक है, और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इस नंबर पर आपको क्या करना है, BSC लिखकर मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 30 नंबर सवाल है, ऐसा नहीं प्रश्न आएगा तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आएगा ही नहीं तो सॉल्व करने से क्या फायदा, बताइए। अगला नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं कोई बच्चा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, हॉकी। हॉकी का भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों बनाया गया? क्योंकि मेजर ध्यानचंद की याद में, मेजर ध्यानचंद के याद में भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को बनाया गया। पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि हम लोग खेल दिवस क्यों मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद के याद में हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, आपको टिक करके आना है 29 अगस्त। ठीक है, आगे आइए। हिंदी का सवाल है, विद्या शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? विद्या शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विद्या का क्या होगा? विद्वान। विद्या का क्या हो जाएगा? विशेषण में क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अभी हम आपको करवा दें कि वर्गमूल से ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आपका 34 नंबर सवाल, आपको जवाब देना है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को पता होगा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। इतना इजी सवाल है। ठीक है, आगे आइए। 35 नंबर सवाल है, सूरज शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची कहने का मतलब है कि सूरज को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, या उसका और अर्थ क्या हो सकता है, उसका और अर्थ क्या हो सकता है। याद रखिएगा, सूरज शब्द का जो पर्यायवाची, सूरज शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सूरज का जो अर्थ होता है क्या होता है? रवि भी बोल सकते हैं, उसको दिनकर भी बोलते हैं, उसको प्रभाकर भी बोलते हैं, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि हमें आंसर बता दे रहे हैं तो वही आएगा। कभी कभी रवि की जगह पर हो सकता है तो दिनकर भी दे सकता है। क्या दे सकता है? दिनकर भी दे सकता है, हो सकता है तो प्रभाकर भी दे सकता है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि सूरज को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं, कोई कोई दीनानाथ भी बोलता है, कोई कोई क्या बोलता है, कोई कोई क्या बोलता है, दिनकर बोलता है, प्रभाकर बोलता है, ये सब बोलता है। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, यदि 5 पेन का कीमत कितना है, तो ये तो बच्चा वाला प्रश्न है, ये कहाँ से आएगा? ठीक है, अगला आइए। 37 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो ये आपका हो जाएगा आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो आपका 352 अनुच्छेद के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 352 अनुच्छेद के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में टोटल 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो कि पूरे देश में लगेगा, एक आपका वित्तीय आपातकाल होता है, एक आपका राजकीय आपातकाल जो कि राज्य भर में लगेगा। ठीक है, आगे आइए, जो कि 38 नंबर सवाल है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। कठिन शब्द का विलोम क्या होगा? कठिन शब्द का आपका विलोम क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा? तो कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा? सरल। कोई का मतलब मान लीजिए कि कठिन करने में है तो उसका क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी सही हो जाएगा। 39 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, तो ये प्रश्न नहीं आएगा, ये वाला प्रश्न तो आएगा नहीं। आपको हम बता दिए एलसीएम एचसीएफ कैसा आता है, अभी हम आपको ऊपर इसका दर्शन करवा दिए हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? ठीक है, ये वाला प्रश्न हम नहीं देने वाला, इसका जवाब हम नहीं देने वाला है, इसका प्रश्न हमारे प्यारे बच्चे देंगे, आप लोग देंगे। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि इजी सवाल है। बताइए, हम अब इजी सवाल बताएंगे तो समझ सकते हैं ना, बच्चे का आफत आ जाएगी। समझ सकते हैं आप लोग, आज आगे आइए।
उपकार शब्द का विलोम क्या है? उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? उपकार शब्द का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? उपकार का मतलब क्या हो जाएगा? भलाई करना तो नहीं होगा, सहायता करना नहीं मतलब उपकार का उल्टा पूछा, उपकार का मतलब भलाई करना तो हो ही जाएगा, सहायता तो हो ही जाएगा, कृपा करना हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा पूछेगा तो अपकार हो जाएगा। उपकार का उल्टा क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा, ठीक है? 42 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा सवाल नहीं आता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन-सा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन-सा? याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसे आप याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आपका कौन-सा हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। वंदे मातरम हो जाएगा। कभी-कभी आपके एग्जाम में पूछते हैं इसका रचयिता कौन है? वंदे मातरम को किसने लिखा? इसका लेखक कौन है? तो याद कीजिएगा, वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। जनगण मन का क्या हो जाएगा? जनगण मन के बारे में क्या हो जाएगा? जनगण मन आपका भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है, जिसका लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। जिसका लेखक आपका कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे जहां से अच्छा ये हमारा नारा में आता है, ठीक है। आगे आइए, अमर शब्द का अमर शब्द का सही विलोम क्या होगा? अमर का उल्टा पूछ रहा है तो अमर का उल्टा क्या होगा? अजर होगा, बताइए तो नहीं। अमर का मतलब होता है जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बताइए। अमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमिट, अमिट। नस्वत, शाश्वत ये सब नहीं होगा, अमिट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। जो होना चाहिए था वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अमिट सबको सही करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन रहना चाहिए था वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मैथ का आपका प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो 1 से लेकर 10 तक संख्या जो रहेगा उसका योग पूछ रहा है, तो 1 से 10 तक संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। कितना आएगा? 55। प्राकृतिक संख्या का मतलब पूरा आपका 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर हम लोग 10 तक जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, तो आपका टोटल 10 तक जोड़िएगा, 1 से लेकर 9 10 तक, तो आपका 55 आएगा। क्या आएगा? 55 आएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में आपका कितना सदन होता है? 2 सदन होता है। कितना सदन होता है? 2 सदन होता है। एक आपका लोकसभा होता है, याद रखिएगा। भारतीय संसद में कितना सदन होता है? 2 सदन होता है। एक आपका लोकसभा सदन होता है, दूसरा आपका क्या होता है? राज्यसभा सदन होता है। दूसरा कौन-सा सदन होता है? राज्यसभा सदन होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये आपके सीधे एग्जाम में आपका छपेगा, ठीक है। 47 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। राजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? राजा शब्द का आपका स्त्रीलिंग क्या होगा? याद रखिएगा, राजा का जो स्त्रीलिंग होगा क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रानी हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 64 है तो संख्या क्या होगा? सीधा सा बात है, यदि कोई संख्या है उसका वर्ग कह रहा है 64, तो वर्ग कितना का 64 होता है? तो 8 का वर्ग क्या होता है? 64। हालांकि ये बनाएंगे कैसे? अब आप लोग ये कहेंगे तो कोई संख्या है, मान लीजिए कोई किसी संख्या, तो कोई संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। उसका वर्ग कह रहा है, उसका क्या कह रहा है? वर्ग का मतलब स्क्वायर कह रहा है। 64 है, कितना है? 64 है, तो इसको ऐसे हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे, क्योंकि संख्या निकालना है, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा? 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा है, समझ में आ गया? आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो आपका हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, जो फैसला करता है, उसका नियुक्ति कौन करता है? उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसका नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है। 15 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति शब्द में आपका कौन सा समास है? तो ये कर्म को धारण किए हुए है कि यह देश का भक्ति करता है, यानी उसका कर्म को धारण किए हुए, यानी कर्म में धारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्म धारय समास हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो मैं आपको करवा रहा हूं वो आप बताइएगा। जैसे में बहुव्रीहि में ज्यादातर आपका भगवान का नाम आता है। किसका नाम आता है? भगवान का नाम आता है। जैसे में नीलकंठ, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ
नीलकंठ कौन सा समास है? तो सही कीजिएगा, बहुब्रीहि समास है। जो भी भगवान का नाम जैसे में चक्रपाणि, नीलकंठ ये सब पूछेगा तो याद कीजिएगा वो बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। भगवान का नाम जो आता है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे? अगर ये पहचानना सीख जाते हैं तो यहाँ से 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, यकीनन मानिए मेरा, ठीक है। तो द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे? द्वंद्व समास कैसे पहचानते हैं? जिसके बीच में जैसे में अभी एग्जाम्पल एक हम आपको बताते हैं, ये वाला चिन्ह जिसमें रहेगा इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। ये चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो जो में आपका योजक चिन्ह लगा रहेगा, एग्जाम्पल में अगर समझाना चाहे तो एग्जाम्पल में द्वंद्व समास का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? माता पिता हो जाएगा। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? माता पिता हो जाएगा। और बीच में ये वाला चिन्ह देख रहे हैं, योजक चिन्ह, ये जिसमें आपका योजक चिन्ह लगा रहेगा वो आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से आसानी से पकड़ना सीख जाते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि लाभ हानि बताओ, लाभ हानि, लाभ हानि कौन सा समास होगा? तो आप लोग को जवाब आएगा कि सर बीच में योजक चिन्ह है, तो जिसमें योजक चिन्ह रहता है वो कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास आ जाता है। इसी प्रकार से शुभ लाभ की बात करेंगे, इसी प्रकार से माता पिता की बात करेंगे, इसी प्रकार से लाभ हानि की बात करेंगे, जिसमें आपका योजक चिन्ह आएगा वो आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। एक प्रश्न और बताते हैं, कर्मधारय समास तो हो गया जिसका कर्म को धारण किया हो कि वह मतलब उसको कर्म को धारण किया हो कि वो देश की भक्ति करता है। तत्पुरुष में क्या होता है? जिसका मतलब आप संधि विच्छेद करें तो दोनों शब्द का अर्थ होना चाहिए। नहीं समझे? अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे में विद्यालय, एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए विद्यालय, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस में आलय हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ हो रहा है, विद्या का भी अर्थ हो रहा है और आलय का भी अर्थ घर मंदिर हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ हो रहा है, तो यहाँ पर विद्यालय कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। उसी प्रकार से हिमालय, उसी प्रकार से रामायण, उसी प्रकार से विद्यासागर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इसमें एक आता है आपका दिग्गु समास आता है, जो कि ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दिग्गु ये आपका द्वंद्व है, ये आपका दिग्गु है, याद रखिएगा। दिग्गु समास को कैसे पहचानते हैं? तो दिग्गु समास के शुरुआत में आपका संख्या लगा रहता है, संख्या लगा रहता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा। जैसे में पंचवटी क्या हो गया? एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा पंचवटी कौन सा समास है, तो आगे पंच लगा है यानी संख्या लगा, पंच पांच है ना, संख्या लगा है तो वो आपका द्विगु समास। चारपाई कौन सा? चारपाई, तो आगे क्या लगा हुआ है? चार लगा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसी प्रकार से षष्ठ कौन पूछेगा तो षष्ठ कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछेगा चतुर्भुज कौन सा है तो द्विगु समास है चतुर्भुज। तो चार संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट में मारिए फेंक के, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आप लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दीजिएगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू आपको देना है। आपको रिव्यू देना है कि आपका जो उम्मा जी के ट्रिक चैनल पर पढ़ाई हो रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, जो पढ़ाई आपको हम करवाए वो आपको कैसा लग रहा है। ये सभी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है और ये बच्चे लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा टीचर सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो हम आपको पढ़ाए वो आपको समझ में आया, पढ़ाई अच्छा लगा या ना लगा। एक बार जाते जाते आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी की रिजल्ट की ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, घर पर भी पढ़ाई कीजिए और माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।